नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल एक वीडियो देखा गया जिसमें यह खुलासा हुआ कि देखिए ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चर्चा चौकड़ी, ये वास्तव में हमारे देशवासियों को कितने अंधकार में रखा गया, कितने मनोवैज्ञानिक गड्ढे में रखा गया। जो इन समूहों ने देश को लूटा पाटा और देश के साथ गद्दारी किया वो तो अलग बात है। हमारे देशवासियों को कितने अंधकार में रखा गया और कितनी झूठ और अफवाहों का शिकार बनाया गया और गलत सलत बातें दिमाग में भरी गई। उससे जो है उसका असर यह हुआ कि आज हमारी भारतीय अवाम जो है ये पहचान करने में उसको बड़ी दिक्कत हो रही है कि कौन उसका मित्र है और कौन उसका दुश्मन है, कौन उसका शत्रु है। ये कोई कल्पना कर सकता है कि जिस गांधी और नेहरू ने मिलकर के इस देश को बंटवाया हो, उसमें कुछ जिन्ना की भी भूमिका हो सकती है कि, लेकिन हाँ उसकी संदेहास्पद भूमिका यह है जिन्ना की कि जब एक बार वो भारत के प्रधानमंत्री पद का, जबकि 1946 में सत्ता की छीना झपटी हो रही थी और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी काफी दबाव डाल करके वो सरदार पटेल को भी इस्तीफा लेकर के वो नेहरू के पक्ष में, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो षड्यंत्र कर रहा था, जिस नेहरू के पक्ष में देश में कोई भी नहीं था, एक कांग्रेसी भी नहीं था और देशवासी भी काफी खिलाफ थे उसके। तो कांग्रेस में तो कोई बचा ही नहीं था कि उसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के सामने खड़ा हो सके। तो और इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा उन्होंने कर दिया, ठोक दिया। लेकिन तो ये बात समझ में नहीं आती है कि और समझ के परे भी है और यही तो, और यदि ये ऐसा है कि भारत के एक टुकड़े पर जो वो सहमत हो गए, मान गए, तो ये उनका सबसे बड़ा अपराध है। जब ये सत्य है कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए दावा किया था, तो भारत के एक टुकड़े पर मान जाना ये सबसे बड़ा उनका अपराध है। और शायद इसी कमजोरी का इन दोनों गद्दारों ने, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने बखूबी इसका इस्तेमाल किया और फायदा उठाया। तो समझ जाइए कि ये दोनों जो गद्दार जो हैं, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू,
इन दोनों ने साजिश करके इस भारत देश को बंटवाया और नेहरू को जो है वो प्रधानमंत्री पद की सत्ता दिलवाई, जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था और न देशी ही था। तो तब भी हमारे देश की जनता ने या हम लोगों ने उस नेहरू को 17 साल तक वोट दे करके प्रधानमंत्री की सत्ता में बिठाया। इसका जवाब इस देश को, जब वो इतना बड़ा कलंक था, जो जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा गद्दार था, तो हमारे देश के लोग, तो हमारे देश के लोगों ने 17 साल तक उसको वोट दे करके जो प्रधानमंत्री के रूप में रखा, इसका जवाब वो अपनी आवाम को देना पड़ेगा। तो एक तो हमारी आवाम ने उसको जिसने इस देश को बंटवा करके जो है वो 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़े, और उजाड़ने के बाद वो कह रहा है कि मेरे भाग्य का उदय हो गया, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी हो गई। तो उसको हमारे देश के लोगों ने 17 साल तक वोट देकर प्रधानमंत्री के रूप में उसको सत्ता पर बिठाया। और दूसरा जो है वो इन सब इसी जीएनपीसी वाले ने उसको राष्ट्रपिता बना दिया। और हम लोग जो है वो मानसिकता कि वो राष्ट्रपिता के रूप में, जिसने देश को बांटा हो वो राष्ट्रपिता के रूप में। तो ये मानसिकता है ना आज। और भारतीय जनता दल तो अपने भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन भी कर रहा है, समझा भी रहा है, तथ्य सामने रख भी रहा है, लेकिन अभी इसका कितना असर है कि गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में, ऐसे गद्दार गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में मानने का जो मनोवैज्ञानिक गड्ढा है वो कब भरेगा, ये भी एक सवाल है। देखिए, भारतीय जनता दल की जो कोशिश है और उस कोशिश का जो स्वभाव है, हमारे देश के लोगों ने जो लोग भी इसको वीडियो को देखते होंगे, वो अपनी चर्चा का केंद्र बस रखता है कि हमारा देश और अपनी आदरणीय अवाम, बस दो ही। बाकी और जो दलों के विषय में, बाकी और टीवी वो चर्चाओं में बस सत्ता कैसे हथियाई जाए, इसी के तिकड़म की बात होती है। नफरत कैसे फैलाई जाए इसकी तिकड़म की बात होती है। अपने भारतीय अवाम को कमजोर कैसे किया जाए, इसी तिकड़म की बात होती है। संविधान, भारत का संविधान लागू हुए 71 साल हो गए, और वो भारत का संविधान का आदेश है कि भाई सबको भारतीय नागरिक के रूप में माना जाए, समझा जाए। भारतीय नागरिक भी अब अपने को भारतीय समझे, उसी रूप में व्यवहार कर, अपने को समझें और व्यवहार करें। एकता भारतीयता के आधार पर स्थापित होनी चाहिए। सारी बातें जो है, जब वो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तभी से होना चाहिए था। और उसके विपरीत यदि और संविधान के आदेशों के विपरीत वो हिंदू कहना, मुसलमान कहना, ये सबसे बड़ा अपराध जो है, सबसे बड़ा अपराध माना जाना चाहिए। उसके स्थान पर यानी बेधड़क से छाती तान करके और निसंकोच जो है हिंदू हिंदू बोलना, मुसलमान मुसलमान बोलना, और उस पर जो है और हर वक्त जो है सत्ता हथियाने का तिकड़म कि हिंदू को मिला लो, हिंदू को भड़का दो, और जो है वो ध्रुवीकरण कर दो, और जो है ये मुसलमान को मिला दो, मुसलमान के साथ यादव को मिला दो, और जो है शेड्यूल कास्ट को ब्राह्मण से मिला दो। बस यही, कभी भी ये देश की चिंता नहीं करते, देश की बात नहीं करते, बस वो तिकड़म की बात करते हैं।
और जनता को देने के नाम पर ये रेवड़ी बांटते हैं। रेवड़ी के विषय में भी भारतीय जनता दल ने कहा कि चूंकि जो शासन प्रशासन का जो उपकरण है वो स्वस्थ रूप में होना चाहिए, सख्त रूप में होना चाहिए, अनुशासित रूप में होना चाहिए, और उसी रूप में वो अपनी आवाम को कुछ दिया जा सकता है, उसकी खिदमत की जा सकती है और उसकी सेवा की जा सकती है, उसको न्याय दिया जा सकता है, न्याय वो भी मौके पर दिया जा सकता है। ये न करके सब रेवड़ी बांटते हैं कि मुफ्त बिजली ले लो, मुफ्त पानी ले लो, लैपटॉप ले लो और क्या क्या ले लो। शायद ये जो अखिलेश यादव फिर इसी बात पर आ गया कि वो लैपटॉप बांट रहा है। दूसरी पार्टियों के नेताओं को, एमएलए को मिला करके तिकड़म करना, जैसे समाजवादी ने कुछ समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव महोदय हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कुछ एमएलए को एक साथ विधायक भाजपा को मिला करके फिर वो वही ताल ठोक रहे हैं 400 सीटों वाला, कौन इसको मानेगा। और शायद जवाब में वो भारतीय जनता पार्टी भी इनसे कम नहीं है, उनके एक एमएलए को इसने जो है विधानसभा का उपाध्यक्ष बना दिया। जिस विधानसभा के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को अधिकार होता है कि दल बदल कानून के तहत जो है किस विधायक की सदस्यता मैंने रद्द होनी है या नहीं रद्द होनी है, जो वही तय करता है, विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा उपाध्यक्ष। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बागी विधायक था समाजवादी पार्टी का, उसको लखनऊ विधानसभा का उत्तर प्रदेश विधानसभा का वो उपाध्यक्ष बना दिया। तो सब इसी तिकड़म में हमेशा लगे रहते हैं सत्ता हथियाने के लिए। इससे अलग, इससे दूर हट करके भारतीय अवाम ताकत दल सिर्फ देश के विषय में चिंतित रहता है, उसी चिंता को अपने अवाम को समझाता भी रहता है और आपको मजबूत करने की, आपको सशक्त बनाने की हमेशा कोशिश करता है। उसका नाम ही है भारतीय अवाम ताकत दल। भारत की अवाम ताकतवर कैसे हो, एक हो करके। ये बाकी राजनीतिक दल आपको कमजोर या कमजोर से कमजोर माने रखने की साजिश करते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है, और इस अंतर को समझिए आप लोग। तो ये जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, ये दिखाने की कोशिश करती है कि हमारे ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ये हितैषी है। ये पहली इतनी खतरनाक है कि ये जीएनपीसी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हितैषी है। इस तरह की एक बहुत खतरनाक पहेली है। इसी को जो ये भारतीय जनता पार्टी वाली जो सेना है, जो ब्रिगेड है, वो इसको तुष्टीकरण के रूप में मैंने हमेशा कहा करके वो अपने वोट बैंक को अपना वोट बैंक को बनाती है। और ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हितैषी के रूप में ये जीएनपीसी क्या करती है, सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज के जो कट्टरवादी, जो हिंसक, उपद्रवी और असामाजिक तत्वों को ही साथ में रखती है, पूरी आवाम को छोड़ देती है और ऐसे वक्तव्य देगी जो भावनात्मक टाइप के। जैसे वो मनमोहन वक्तव्य देगा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों को मानता है। बस उसको पता है
कि इस तरह के वक्तव्य देने से काफी उन्माद आएगा और उस उन्माद का इसको वोट बैंक के रूप में फायदा मिलेगा। और भी तो ये जो जेएनपीसी है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी, हिंसक, उपद्रवी और असामाजिक तत्वों के साथ हमेशा रहती है और इसी ने पीएफआई बनवाया। पीएफआई इसी जेएनपीसी की एक शाखा है। तो और ये इस प्रकार ये घोर सांप्रदायिक भी है, जहां पर ये मैंने इसके जेएनपीसी के या कभी कभी जो है समाजवादियों के या टीएमसी के जो भी है इसके जो है एजेंट जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के होते हैं, जब वो उपद्रव करते हैं तो उसमें ये चुप रहते हैं। यही चुप रहना ये बीजेपी वालों को एक मौका मिलता है। देखिए ये सेक्युलरिस्ट हैं, ये सेक्युलर हैं, ये धर्म विशेष वालों पर चुप रहते हैं और जो है और यही इनका वो सेक्युलरिज्म है, ये लिबरल वाले हैं फलाने ढेगा, तो उनको मौका मिलता है। जबकि उसका लबेलुबाब उसका ये रहता है कि ये जेएनपीसी सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्वों को, हिंसक तत्वों को, बदलू तत्वों को, असामाजिक तत्वों के साथ हमेशा रहती है। अवाम की इसने कभी भी भलाई नहीं की है। यह भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के काफी लोग जानते भी हैं, पता नहीं जान करके भी गलती भी करते हैं। लेकिन ये तथ्य जो है वो जान चुके हैं कि कभी भी ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की हितैषी कभी नहीं रही है। उसके कट्टरवादी तत्वों का इस्तेमाल किया, उसको पालती है। यही लबे-लुबाब इसकी फितरत है, यही इसका इतिहास है। अब इसको यूं समझना पड़ेगा कि ये इसका इतिहास, इसकी फितरत बस जमाने से है। जो वो मोहनदास करमचंद गांधी था वो भी यही करता था। तो इस तरह का करना यह घोर सांप्रदायिक है कि उस अवाम के लिए कुछ करना नहीं और अपने भारतीय समाज के लिए कुछ करना नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार, सबसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ये इस जेएनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, जिसको कि इसने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके 60-70 सालों तक सत्ता का भोग किया, उसको इस जेएनपीसी ने सबसे अधिक बेरोजगार, सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक अशिक्षित, और सच्चर कमेटी ने कहा कि कहीं इनकी ये वो हालत है जो कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात से भी इनकी हालत बदतर है। इस स्थिति में रखते हुए सिर्फ जो है उस तबके के कट्टरवादी, हिंसक, उपद्रवी और असामाजिक तत्वों को पाल करके उनका इस्तेमाल करके अपने राजनीति की वो साजिश करती रही है और समाज में भेद विभेद, नफरत और इसी को देख करके समाज में बहुत बड़ा भेद विभेद फैलाना, तो ये सबसे बड़ी सांप्रदायिकता है। तो इतनी खतरनाक सांप्रदायिक साजिश करने वाली ये जेएनपीसी दूसरे को कहती है सांप्रदायिक। यही देश के लिए बहुत दुखड़े की बात है और ट्रेजेडी की बात है, बहुत दुख की बात है। तो कोई ये आशय नहीं है। जब वो मोहनदास करमचंद गांधी था, उसका भी चरित्र लगभग यही था। मोपला एक कांड हुआ है केरल में, और उसमें इसी प्रकार के जो उपद्रवी तत्व
हिंसक तत्व और जो है और आपराधिक कत्ल करने वाले, इस तरह से उन सबों ने तांडव मचाया। अनी बिसेंट जो कि आयरलैंड की थी, उन्होंने कभी इसकी आलोचना की कि ये बिल्कुल सांप्रदायिक टाइप की हिंसा है, लेकिन यह सिर्फ नफरत फैलाने के उद्देश्य से इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको ढका। दूसरा, ये जो कट्टरवादी तत्व होते हैं, कट्टरवादी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज वाले तबके के, ये हमारे भारत के बाहर वो अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हैं। टर्की के प्रति जो है वो स्वामी भक्ति दिखाते हैं, सऊदी अरेबिया के प्रति स्वामी भक्ति दिखाते हैं। वहाँ कुछ होता है तो उसको लेकर के भारत में जो है वो उपद्रव करते हैं। आपने देखा होगा कि रोहिंग्या की बात को लेकर के अभी दो साल पहले माने मुंबई के या बम्बई के जो है आज़ाद मैदान में इतनी बड़ी हिंसा फैलाई कि 8-9 लोग उसमें मर गए, कुछ पुलिस वाले भी मर गए। तो ये इनकी एक फितरत रहती है, किनकी? कट्टरवादी तत्वों की। कौन कट्टरवादी तत्व? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के। पूरा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज नहीं है। तो वैसा ही ये टर्की की बात को लेकर के वो इसी तरह के कट्टरवादी तत्व जो है वो खिलाफत आंदोलन वो चला रहे थे इसी भारत में। मसला कहाँ का था? टर्की का। उस मसले को लेकर भारत में जो है वो आंदोलन वो चला रहे थे। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी इतना बड़ा सांप्रदायिक जो है उसी खिलाफत बने की, जो कि मसला भारत का था ही नहीं, मसला था टर्की का। उसको इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन या आजादी की लड़ाई का आंदोलन का नाम जिसने दे दिया। तो कितना बड़ा गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और कई ऐसे मौके आए हैं कि ये सब जो है हर वक्त घोर सांप्रदायिकता क्या है इनकी, कि जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी, असामाजिक, उपद्रवी, हिंसक तत्वों को उनको पालना, उनकी रक्षा करना और उन्हीं का इस्तेमाल करना, ये घोर जो है वो सांप्रदायिकता है। और जिसको देखा देखी ये बीजेपी जैसे लोगों को तुष्टिकरण का नाम ये सब देते हैं और उससे बहुत बड़ा ध्रुवीकरण बनता है। ध्रुवीकरण करके फिर एक जो है वो बीजेपी वालों के लिए जो है, जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज की ओर से एक वोट बैंक वो बन जाता है। जबकि ये दोनों देश के दुश्मन हैं, बीजेपी वाले भी और जेएनपीसी वाले भी। देखिए अभी जो बताया गया है, और ये वास्तव में बहुत बड़ी साजिश है कि जिसने देश को बंटवाया हो, पाकिस्तान बनवाया हो, पाकिस्तान आज भारत के लिए भी अभिशाप बन गया और दुनिया के लिए भी अभिशाप बन गया। जो जब से उसे तालिबान को जन्म दिया है और तालिबान को शाह देकर के जो अफगानिस्तान पर कब्जा करवाया है और उसी ने तालिबान को पैदा किया और जो है और हमेशा जो है अफगानिस्तान में उपद्रव करवाया और आज जो है उसी ने तालिबान के द्वारा जो पूरा कब्जा करवा दिया अफगानिस्तान में। तो दुनिया के लिए खतरा है, भारत के लिए भी खतरा है। ये पाकिस्तान जो है पाकिस्तान को जन्म देने वाला यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी थे। इस बात को किसी भी भारतीय भाई बहन को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कुछ लोग इसको टालने के लिए बोलते करे ये बाप दादाओं की बात है। अरे जापान के लोग जो बम गिराया था 1945 में आज भी याद करते हैं और हमेशा उसकी बरसी वो मनाते हैं।
भारत को भी इनकी गद्दारियों की बरसी जो है वो बनानी चाहिए। 15 अगस्त को आजादी का नहीं, 25 से 30 लाख लोग जो मारे गए उनकी बरसी, 3 करोड़ लोगों का जो 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 घर उजड़ा उसकी बरसी, तब जाकर के ये बेनकाब होंगे जेएनपीसी वाले। तब जाकर के जेएनपीसी वाले, जेएनपीसी के मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो है गद्दार के रूप में जो है वो बेनकाब होंगे। ये 15 अगस्त जो है आजादी का दिन तो है ही नहीं, ये हत्या का दिवस है 25 से 30 लाख लोगों का। उसको कहते हैं कि इसको भूल जाइए। तो और फिर इन सबों ने चाटुकार इतिहासकारों का, चाटुकार जो है वो बौद्धिक वर्ग का और चाटुकार पत्रकारों का एक बड़ी बड़ी फौज खड़ी कर दी इसको ढकने के लिए, और आज उसी के पक्ष में सब वो ढकते रहते हैं। और वो जो चाटुकार पत्रकार जो है उनका नाम भी भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से कई बार नाम भी लिया है और बताया हुआ है। तो एक तो और इस चीज को बहुत ही गंभीरता से हमारे देश को, सभी देश के लोगों को समझना चाहिए कि इस जेएनपीसी का गद्दार जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ने नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए, और ऐसा किसी देश में नहीं हुआ, गुलामी अमेरिका ने भी झेली, लेकिन वहां पर जो है इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जैसा और गद्दार जवाहरलाल नेहरू जैसा वो वहां नहीं थे कि अमेरिका को बांट देना। वो भारत में ही हुआ, वो भी आजादी के नाम पर। इसलिए हमारे देश के लोगों को, हमारे इस देश को 15 अगस्त को किसी भी रूप में, आजादी के रूप में कभी भी याद नहीं करना चाहिए। ये बल्कि हमारे यानी हमारे देश के विभाजन और हमारे 25 से 30 लाख लोगों की हत्या और हमारे 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़ने की, ये राष्ट्रीय त्रासदी, भारतीय त्रासदी और एक ऐतिहासिक त्रासदी के रूप में हर साल इसको जो है मनाया जाना चाहिए, आजादी के रूप में नहीं, और जो है सत्ता हथियाने की साजिश के रूप में। आजादी का दिन हमारा वही है जिस दिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत की स्थापना की रंगभूमि, यहाँ पर अंडमान निकोबार में, जिसको कि 10 या 11 देशों ने उसको मान्यता भी दी। तो कम से कम देश को चाहिए कि 15 अगस्त को कभी भी आजादी के रूप में न मनाए, ये सत्ता हथियाने की साजिश के रूप में, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा राष्ट्रीय विश्वासघात के रूप में 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों की हत्या के रूप में, 3 करोड़ से ऊपर जो घर उजड़े उन भारतीय भाई बहनों के ऊपर जो अन्याय हुआ उसके रूप में, और सबसे बड़े ऐतिहासिक राष्ट्रीय विपदा और ट्रेजेडी के रूप में इसको मनाया जाना चाहिए। और इसको आजादी के रूप में मनाना ये सबसे बड़ा कलंक है। इस कलंक को आजादी के रूप में तो ये तो जेएनपीसी वाले चूंकि ये साजिश इन्हीं की थी, ये अपराध इन्हीं का था, ये तो कर रहे थे। बीजेपी वाले भी इसी कलंक को आज भी ढो रहे हैं। मोदी महोदय सिर्फ तमगा लूटने के लिए एक बार जरूर बोले थे कि भाई
हमारा हमारा असली आज़ादी का दिन 21 अक्टूबर है, ना कि 15 अगस्त है। लेकिन जब जब 21 अक्टूबर आया तो फिर ये नाटक करने लगे मोदी महोदय कि यदि हम उस समारोह में जाएंगे तो लोग मेरा बाल नोच लेंगे। तो इतना बड़ा ये पाखंडी किस्म के सिर्फ नाम भुनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम भुनाएंगे, लेकिन फिर ये बचाएंगे देश के गद्दारों को। यही गद्दारी है बीजेपी की, मोदी की देश के खिलाफ। देखिए ना, जब ये भारतीय जनता दल इन गद्दारों के विषय में उनके गद्दारियों की हकीकत, उनकी सच्चाइयां और उनके तथ्य जो है अपनी आवाम के सामने रख रहा है, तो यह भी उस तबका को लूटने के लिए विभाजन विभीषिका ये रख रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन विभाजन विभीषिका की जड़ में कौन है? तो फिर ये छुपा जाएंगे। विभाजन विभीषिका को दिखा करके वोट तो ले लेंगे, बस यही इनका धंधा। लेकिन विभाजन विभीषिका के जिम्मेदार कौन है? ये मोदी महोदय, बीजेपी वाले फिर जो है उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू को फिर ढकेंगे। देखिए, कहना माने अतिशयोक्त नहीं होगा, जो बीजेपी के द्वारा सिखाए पढ़ाए छुट भैये भारतीय जनता दल के पास भेजे जाते हैं, पता नहीं यानी उनको क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उनकी क्या मानसिकता है, वो भी मैंने देखने सुनने में बड़ा विचित्र लगता है। हमेशा वो बोलते हैं कि भारतीय जनता दल आ गया तो मेरा सनातन का क्या होगा, सनातन का क्या होगा। अरे भाई, ऐसे लोग जो हिंदू सनातन एक बहुत महान, बहुत व्यापक और बहुत समावेशी एक दर्शन है, एक विचार है, उसके ये कभी भी प्रतिनिधि नहीं हो सकते। उनके कभी भी ये जो है मैंने इनकी हिंदू सनातन इतने बड़े आदर्शवादी, आदर्शपूर्ण विचार और दर्शन का ये कभी भी प्रतिनिधि होने की पात्रता रख सकते ही नहीं है, जो इनका विचार है। और न कभी भी ये रक्षा कर सकते हैं। ये पाखंड जरूर वो कर सकते हैं। ये इनकी अपनी अपनी दुकानें हैं जिन पर इन्होंने स्टिकर लगा दिया है कि ये हिंदू सनातन के रक्षक हैं। और ये समस्या यहीं पर नहीं है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज वाला जो तबका है उसमें और ज्यादा है। बोलेंगे कि हम इस्लाम के रक्षक हैं, जबकि उनका चरित्र आप देखेंगे बिल्कुल इस्लाम विरोधी भी होगा और मुल्क विरोधी भी होगा। तो इन सबों के कहने पर मत जाइए और बहुत साधारण रूप में समझ लेने की जरूरत है। जो ये कहता है कि हिंदू सनातन खतरे में है और या इस्लाम खतरे में है, ऐसे इसका मतलब है कि उसका कुछ निजी स्वार्थ है, निजी कोई तंत्र लगाया है, कोई दुकान खोली है निजी, वो दुकान खतरे में है। तो एक तो इतने बड़े देश के अभिशाप, सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, उसके बाद जेएनपीसी के गद्दारों का ताता, गद्दार इंदिरा गांधी, गद्दार राजीव गांधी और फिर ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब गद्दार हैं। तो और फिर ये एक पत्रकारों का, मीडिया का, बौद्धिक वर्ग का एक फौज जो कि उनके पापों को ढकना और इनकी झूठी मूठी महिमा मंडन, स्तुति गान और या भटैती, सस्ते किस्म की भटैती सब करते चले जा रहे हैं। टुकड़ा यही नहीं है, ये बीजेपी भी बड़े महीन किस्म की, जिस तरह से इसे जेएनपीसी ने अपने चाटुकार इतिहासकारों को,
बौद्धिक वर्ग को, मीडिया को, पत्रकारों के गिरोह को जो है वो तैनात किया हुआ है। बीजेपी बगैर तैनात किए हुए वही काम कर रही है, इसी जीएनपीसी के पापों को ढकते हुए और बड़ी सफाई से कि वो इसका एक विरोधी दल है। ये और भी धोखा है, ये सबसे बड़ा धोखा है। और जबकि ये जीएनपीसी इस देश को तोड़ने वाले तो है ही, समाज को तोड़ने वाले भी है, इस देश को लूटने वाले भी है, पाकिस्तान को बनाने वाले भी है, और बहुत सबसे घोर सांप्रदायिक भी है, घोर जातिवादी सब कुछ है। उसके ये पाप को हमेशा ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले भी ढकते रहते हैं। तो ये बहुत विस्तृत विषय है और उसकी जानकारी हर एक अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन को जानना बहुत जरूरी है। सन 84 का जो प्रकरण है, मैं उसको थोड़ा सा बता रहा हूं कि किस प्रकार कितनी घोर सांप्रदायिक है ये। हालांकि इसे YouTube के माध्यम से बताना उतना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोशिश होगी कि कितनी घोर सांप्रदायिक है जीएनपीसी, और इस घोर सांप्रदायिक जीएनपीसी को किस प्रकार बीजेपी वाले उसको बचा रहे हैं। तो जब वो इंदिरा गांधी मारी गई 31 अक्टूबर 1984 को, तो एक उन्माद हमारे सिख भारतीय भाई बहनों के खिलाफ मचाया गया। ये जीएनपीसी के लोग जिनके पास वोटर लिस्ट होती थी कि भाई कि कौन हमारा सिख भारतीय भाई बहन किस मोहल्ले में, किस इलाके में, किस घर में रहता है, उसको चुन चुन कर मारना, टायर लगा करके जला करके उनको मारना। उनको ये उपद्रव दिल्ली में 3 दिन तक चलता रहा। ये उपद्रव दिल्ली में, देखिए भाई, इसलिए बताया जा रहा है कि इसी तरह के आरोप ये मोदी महोदय जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन पर भी ये जीएनपीसी वाले लगाते हैं कि भाई ये 3 दिन तक अहमदाबाद जलता रहा और मोदी जी ने कुछ नहीं किया। उससे घिनौना काम जो है ये राजीव गांधी ने किया, जब हमारे सिख भारतीय भाई बहनों को जिंदा जलाया जा रहा था, जिंदा मारा जा रहा था। जो पूरा जो है इसकी साजिश थी इस गद्दार राजीव गांधी की। तो उसी विषय में ये बताया जा रहा था कि ये जीएनपीसी के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे जो है वोटर लिस्ट ले करके कि कहाँ पर हमारे यानी वो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन कहाँ रहते हैं, उनको चुन करके उनकी हत्या करना और टायरों के द्वारा उनको जलाना, ये 3 दिन तक चलता रहा। और ये बात खुल के आ रही कि उसमें जो वकील थे प्रशांत भूषण, ये शांति भूषण के पिता, और भी मशहूर वकील नारीमन और 2-4 वकील और, तो ये जो है ये गृह मंत्री थे इसमें पीवी नरसिम्हा राव गृह मंत्री के पास अप्रोच किए। नरसिम्हा राव ने पुलिस कमिश्नर को फोन किया, और जिस तरह से पुलिस कमिश्नर जो जवाब दे रहा था भारत के गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव को, उसे साफ पता चल रहा था कि कोई ऐसी ताकत जो कि नरसिम्हा राव के ऊपर, तो वही था वो गद्दार राजीव गांधी। उसकी पूरी चाह थी दिल्ली पुलिस को कि बिल्कुल जो है कार्रवाई मत करो, और जो है जो ये कांग्रेसी गुंडे जो है उत्पात कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनको करने दो। तो 3 दिन तक ये गद्दार राजीव गांधी अपने कांग्रेसी गुंडों के द्वारा हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के सरेआम कत्ल करवाया। इस जो है वो गद्दार राजीव गांधी। और यही नहीं, वो जो है
सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के खिलाफ इसने भाषण भी दिया। इसे राजीव गांधी ने सांप्रदायिक इसके भाषण की कटिंग भी है। इतना बड़ा सांप्रदायिक को यदि किसी ने समर्थन दिया तो आरएसएस वालों ने, ये हालत है। और उसको इस जेएनपीसी वालों ने कैसे भुनाया, हत्या किया जेएनपीसी के गुंडों ने। और उसमें मुख्य रूप से कौन थे? हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कमलनाथ इत्यादि थे। इन लोगों ने हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की सरेआम कत्लेआम किया। और इन समूह ने क्या फैलाया कि ये हत्या जेएनपीसी ने नहीं की है, ये आरएसएस वालों ने की है। और आरएसएस इस आरोप को बड़े आराम से जेल भी ले गई कि हाँ भाई हमने ही किया है। ये साजिश है आरएसएस की जेएनपीसी के हर पाप को धुलने की। आरएसएस भी इस देश की बहुत बड़ी गद्दार है, बहुत बड़ी गद्दार है जेएनपीसी के पाप को धुलने की। और उसी के आदेश पर ये बीजेपी हर वक्त मैंने जेएनपीसी के हर नेता के पाप को भी धुलती है, उसकी रक्षा भी करती है और हर वक्त करती है। सिर्फ एक प्रतीकात्मक दिखावा, सिंबॉलिक एक विरोध होता है उसका। कहाँ तक विरोध होता है? ये परिवार की पार्टी है, बस यहीं तक परिवार चलाती है। लेकिन देश के लिए खतरनाक है, इस मुल्क के लिए खतरनाक है, अवाम के लिए खतरनाक है, ये देश की लुटेरी है। इस पर ये बीजेपी वालों की घिघी बंद रहती है। यही इसका खतरनाक चरित्र है बीजेपी का, जेएनपीसी को बचाने का। तो आगे सुनिए। तो उसमें यह दिया था कि प्रशांत भूषण वही वकील हैं जिन्होंने जो धांधली करके इंदिरा गांधी 1971 का जो चुनाव जीती थी, उसके खिलाफ जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका डाली थी, केस लड़े थे। और उस केस में इंदिरा गांधी के चुनाव को इन्होंने रद्द करवाया था। जबकि और वो केस भी बड़ा विचित्र था। दो बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में जो है कटघरे में खड़ा हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। बताइए कोई ऐसा केस हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो हाईकोर्ट के कटघरे में खड़ा हो? तो दो बार वो क्रॉस एग्जामिन हुई हो। और यही प्रशांत भूषण ने जिरा किया उनसे। और काफी लोग कह रहे थे कि भाई अब प्रधानमंत्री के रूप में यदि गई है तो वो जज जो है इतना लिहाज करेगा। अरे उसने तो तब भी लिहाज नहीं किया जब दो बार गई ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में। वो अपने स्टाफ से कह चुके थे, वो जगमोहन लाल सिन्हा जो जस्टिस थे, जो न्यायमूर्ति थे, कि कोई भी कर्मचारी इंदिरा गांधी के आने पर खड़ा नहीं होगा। क्यों? कि वह यहाँ पर प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुलजिम की हैसियत से आ रही है। तो उसके आने पर यानी कोई भी स्टाफ जो है वो खड़ा नहीं हुआ। दो बार वो क्रॉस एग्जामिन हुई। काफी लोग कह रहे थे कि भाई इतना तो लिहाज करेगा और उसमें तपी हुई प्रधानमंत्री थी। देश में कोई चू नहीं बोलता था उसके खिलाफ। लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा अकेला जज, सिंगल बेंच का जज, उसने उनके चुनाव को रद्द भी किया और आदेश भी दिया सी इज नो मोर पीएम। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है, हिला दिया था उन्होंने। तो वही वकील थे हमारे प्रशांत भूषण। हालांकि उनका बेटा शांति भूषण कितना बड़ा अपवाद हो गया बात दूसरी है। तो प्रशांत भूषण उसमें इस बीजेपी के
कोषाध्यक्ष थे, बीजेपी के कोषाध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा कि जो ये भाषण दिया है इसने, राजीव गांधी ने सांप्रदायिक भाषण था, भड़काया था लोगों को। राजीव गांधी ने अपने भाषण के जरिए हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ सरेआम उसने जो है वो भड़काया था। और उसी भाषण को दिखा करके जो है इसने वोट लिया, 400 से ऊपर सीटें इसकी आई। इतना बड़ा सांप्रदायिक था वो गद्दार राजीव गांधी। तो ये प्रशांत भूषण ने कहा कि भाई एक इसलिए कि उसके वक्तव्यों की सांप्रदायिक, राजीव गांधी के सांप्रदायिक भाषण के वक्तव्यों की सांप्रदायिक वक्तव्यों की कापियां अखबारों की कापियां मिल जाएंगी। इसके आधार पर हम लोग जो है वो केस दायर करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में कि साहब ये जो चुनाव जीते हैं ये सांप्रदायिक अपील पर और जो है सांप्रदायिक अपील पर तो ये चुनाव इसका कम से कम राजीव गांधी का चुनाव ये खारिज होगा, तभी जीएनपीसी पर काफी असर पड़ेगा। ये प्रस्ताव बीजेपी कार्यकारिणी का था। तो पहले इन सबों ने कहा कि नहीं, जो ये अजय माकन है ना, अजय माकन इसका जीएनपीसी का नेता, इसका पिता था ललित माकन था। तो ललित माकन साहब ये दिल्ली से, तो क्या भाई कि ऐसा करिए कि पहले ललित माकन के खिलाफ जो है ये विजय कुमार मल्होत्रा वो याचिका डालेंगे। तो क्या भाई तो ये इस पर भी सहमति हो कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं कि जिन ग्राउंड्स पर, जिन आधार पर विजय मल्होत्रा की याचिका जो है डाली जाएगी, उन्हीं ग्राउंड पर, उन्हीं आधार पर जो है इस जो राजीव गांधी भी उसने बोला ही था। राजीव गांधी ने सांप्रदायिक भाषण तो दिया ही था। तो उन्हीं सांप्रदायिक भाषणों की जो कॉपी लेकर के राजीव गांधी के खिलाफ भी याचिका दायर करके उसके भी चुनाव को रद्द कराया जाएगा। यह फैसला था बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। विजय कुमार मल्होत्रा जब वो याचिका दायर की है, इसके बाद मैंने अंदर ही अंदर पता नहीं उनको कहां से निर्देश मिला कि भाई हम वो ललित माकन के खिलाफ याचिका हम जो है वापस लेंगे। और इसी बीच में वो ललित माकन की मृत्यु भी हो जाती है। तो शायद ये कानून है कि भाई यदि भ्रष्टाचार या अपराध के विषय में यदि कोई केस है, तो यदि अपराधी मर भी जाता है तब भी वो केस चलता रहता है। तो वो केस बंद नहीं हुआ। और जब ये याचिका वापस करने की बात आई तो प्रशांत भूषण ने उनको सलाह दिया कि यदि आप वापस कर भी लेते हैं तब भी वो याचिका वो मतलब कि वो रहेगी और चलाया जाएगा। लेकिन तब भी पता नहीं कहां से दबाव आया कि नहीं कि उस पूरी याचिका जो है वापस लीजिए। इसलिए कि यदि वो याचिका सफल हो गई तो राजीव गांधी जो उसने खुलेआम सांप्रदायिकता के रूप में हमारे पूरे भारतीय समाज को, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो सांप्रदायिक रूप से भड़काया था, उसके आधार पर तो उसका खारिज होता ही होता। लेकिन जो है वो विजय कुमार मल्होत्रा पर दबाव डाल करके जब याचिका वापस कराई गई, जबकि ये फैसला किसका था? बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। और अब इसके बाद जो है राजीव गांधी को भी बचाया गया। और बाद में चला पता कि ये बचाने वाले यही दोनों दुष्ट थे
अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, यही दोनों बचाने वाले। तो कहने का इस तरह से तमाम दृष्टांत वो दृष्टांत हैं कि जहां एक और इस जेएनपीसी जो इस देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप है, इससे बड़ा कोई इतिहास में अभिशाप हो नहीं सकता, उसके अभिशाप को ढकने के लिए चाटुकार इतिहासकारों का एक गैंग है, कुछ बौद्धिक वर्ग का एक गैंग है, एक पत्रकारों का गैंग है और मीडिया का गैंग है। वास्तव में देश जागरूक हो तो इस सारे गैंग को भारत की पावन धरती से बाहर कर दे उसको, और कर देना चाहिए। ये जितना ये मीडिया का जो गैंग है, और खास अब वो टेलीविजन के भी रूप में, टेलीविजन के रूप में रवीश कुमार उसका एनडीटीवी, फिर उसमें जो है निधि राजदान आती है, और फिर जो है निधि कुलपति आती है, मनोरंजन भारती आता है, तो वो श्रीनिवासन जैन आता है। ये सब जो है वो जेएनपीसी के चाटुकार जो है वो मीडिया गिरोह या मीडिया वाला गैंग और पत्रकारों के गिरोह में आते हैं सर। देखिए ये बातें इसलिए बताई जा रही है, बताना बहुत जरूरी है कि कैसे इतनी बड़ी अभिशाप जो है हमारे भारतीय लोगों के मानस पर छाई हुई है, और हमारे जो जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनकी कुर्बानी को ये सब वो पीछे किए हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी को पीछे किए हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी को वो दबी पड़ी है, उन पर चर्चा कभी नहीं होती। भगत सिंह की जीवनी पर चर्चा कभी नहीं होती है, चंद्रशेखर आजाद की जीवनी पर उनकी जीवनी पर चर्चा कभी नहीं होती है, अशफाक उल्लाह जी की जीवनी पर चर्चा कभी नहीं होती है। ये दोनों गद्दार, ये बीजेपी वाले, जेएनपीसी वाले, आरएसएस वाले सिर्फ सावरकर पर, गोडसे पर, गांधी पर जो वो चर्चा करते हैं। तो ये देश को जानना चाहिए कि तीनों देश के बहुत बड़े गद्दार हैं, और इन्हीं की गद्दारी के पीछे जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के भी गद्दार जो है इसमें अपना मुंह छिपाते हैं। लेकिन ये गद्दार बेनकाब हो जाए, सीन से हट जाए, सिनारियों से हट जाए, तो उन जो बाकी गद्दारों की पहचान जो है वो आसानी से हो जाएगी। हमारे सभी भारतीय भाई बहन, अरे वोट तो आएगा जाएगा, लेकिन हाँ, वोट आप किसको दे रहे हैं, किन सांपों को दूध पिला रहे हैं, इस अपराध को आप समझ लीजिए। ये जो है जेएनपीसी हुआ, जेएनपीसी में समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं है, फर्क मत करिए। ये उसी की उपज है, उसी की संस्कृति की उपज है, सांप्रदायिक भी है, जातिवादी भी है ये समाजवादी पार्टी, और उसी प्रकार ये बहुजन समाज पार्टी भी है, और उसी प्रकार आपकी टीएमसी भी है, सांप्रदायिक भी है, जातिवादी भी है, और सांप्रदायिक जातिवादी के अलावा वो प्रांतवादी भी है, भाषावादी भी है। इसलिए हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन कम से कम सुभाष चंद्र बोस को सोचे, जो है सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को, उनके आदेशों को सोचे, शहीद आजम भगत सिंह के आदेशों और आदर्शों को सोचे, और उसी जज्बे से देखें कि ये देश के लिए कितने वो खतरनाक हैं। जो गलती हो गई सो हो गई, अब आपको एक माध्यम मिला है, वो जो चुनाव का या ईवीएम का, और आपके पास एक अमोघ अस्त्र मिला हुआ है। इससे इनका नाश करिए। यदि आप नाश नहीं करेंगे तो जो 17 साल तक भुगतते आ रहे हैं उसका अंत नहीं होगा। सिर्फ इनकी जो है सत्य कथा, सिर्फ इनकी सत्य कथा सुनने को आप मजबूर होंगे। इसलिए जो हमारी एकता को तोड़ने के लिए तमाम
नफरत जो फैलाते हैं। अब देखिए एक यानी क्रिकेट की बात को लेकर के वो जम्मू कश्मीर क्या है भाई? जम्मू कश्मीर गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी का जीता जागता नमूना है। यह देश के लोगों के दिमाग में बिठा लेना चाहिए। लेकिन ये गद्दार बीजेपी जो है उस नेहरू को भी और नेहरू की गद्दारी को भी छिपाती है। देश के लोगों को जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो भी समस्या है या और जम्मू कश्मीर का जो भी परिदृश्य है जो इधर का, उसके सिर्फ पीछे गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी का वो नमूना है। यदि ये समझते तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के लोग जो है सिर्फ एक बात को लेकर के वो क्रिकेट में हार गया, उसके लिए जो है मोहम्मद शमी को लपेटना और जो है वो ये करना वो कदाप नहीं करते। और बात वहीं तक नहीं है, बात यहाँ तक है कि उसी को देखा देखी, उसी की प्रतिक्रिया में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज में ये सबसे बड़ी कमी है कि उन्हीं के गली मोहल्ले में जो है जो कुछ शरारती तत्व, कुछ सिरफरे तत्व, कुछ जो है वो इस टाइप से वो नफरत जो फैलाते हैं, उनमें सहायक तत्व जो है वो पटाखा फोड़ेंगे, जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, लेकिन वो तमाशबीन होके देखते हैं। ये सबसे बड़ी जो है माने ये समाज विरोधी ये दृष्टिकोण है। उदासीन रहना माने देश के खिलाफ, माने देश के खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो चल रहा है और जो है और पाकिस्तान के प्रति जो है वो इस प्रकार इसके प्रति जो है वो खुशी वो मनाई जा रही हो, पटाखे वो फोड़े जा रहे हो, जश्न मनाया जा रहा हो, और आपके मोहल्ले में हो रहा है और आप जो है तमाशबीन के रूप में देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा कलंक आप धो रहे हैं। और जो है इसी सब को तो देखते हुए वो नफरत फैलती है, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है इसके प्रति जो है वो सचेत होइए कि आप जो है ऐसे तत्वों पर काबू करिए संगठित होकर के, और हो सके तो ऐसे तत्वों को पकड़ धकड़ करके वो हवाले करिए पुलिस के जब भी हवाले करिए तो लिखित में करिए क्योंकि ये तत्व थे, ये कर रहे थे, और उसकी कॉपी लीजिए। देश आपका है ना, और कहते भी हैं कि देश हमारा वो सबसे प्यारा है, तो ड्यूटी कुछ आप निभाइए। आपके गली मोहल्ले में यदि पाकिस्तान की जीत पर जो कोई जश्न मनाता है, पटाखे फोड़ता है, खुशी मनाता है, जो है तमाशबीन बन के मत रहिए, चुप बन के मत रहिए। ये सबसे बड़ा अपराध है। देश के दुश्मनों को, देश के अभिशापों को कैसे लोग हैं उनको बचाने वाले। एक तो जेएनपीसी खुद यानी एक इतिहासकारों का गैंग, पत्रकारों का एक गैंग, बौद्धिक वर्ग का एक गैंग और मीडिया का गैंग लगा दिया है, और बाकी जो बाकी जिम्मेदारी जेएनपीसी पर थोप दिया है, आरएसएफ पर सौंप दिया है उनको कि तुम भी बचाओ हमको। तो चारों ओर से जो माहौल है इस जेएनपीसी के पापों को ढकने वाला, और बीजेपी को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। देश को समझाए ये जेएनपीसी के पापों को ढकने वाली सिर्फ नाम मात्र को जो है वो एक हिंदुत्व की अफीम खिलाने के लिए, हिंदू सनातन की बस अफीम खिलाने के लिए बस यही है। यह जेएनपीसी के पापों को ढकने वाली और जेएनपीसी के हर नक्शे कदम पर चलने वाले ये बीजेपी है। तस्करी में पकड़ा गया ये राहुल गांधी अमेरिका में, तब इसने बचाया अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जो है वो याचिका के द्वारा जो है इसका जो
जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, संसदीय जो चुनाव जो है खारिज होने से बचा लिया इन दोनों ने, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने। तो हर वक्त इन सबों ने, बीजेपी के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने जेएनपीसी के नेताओं को, उनके पापों को हर वक्त जो है वो ढकने का एक बहुत बड़ी साजिश की है। तो सवाल बस यही उठता है कि आखिर हमारी जनता, हमारी साधारण आवाम जो है अपने दुश्मनों को, इस देश के दुश्मनों को पहचानेगी कैसे? आज भारतीय जनता दल एक अकेला लोगों को बता रहा है कि भाई आपके ये दुश्मन हैं, आप इन्हीं दुश्मन सांपों को आप दूध पिला रहे हैं, और जब आपको डस रहे हैं तो उसका जहर का जब असर हो रहा है तो आपको दुख हो रहा है। तो इन सांपों को दूध मत पिलाइए। तो यदि सांप यदि समाजवादी पार्टी है, जेएनपीसी है, टीएमसी है, तो उस पे का सांप जो है ये भी है, बीजेपी है, जो कि इन सारे देश के सांपों को की रक्षा कर रही है। समझना पड़ेगा। भारतीय जनता दल सिर्फ देश में जो बिखराव है, और वो बिखराव जो है मैंने बिखराव ही नहीं, ये एक प्रवृत्ति है, छोटे से बात को लेकर के फटाक से वो नफरत फैलाना। अरे कम से कम हमारे सुभाष चंद्र बोस का वक्त होता है तो क्या हिम्मत पड़ती कि इस प्रकार जो है वो नफरत वो फैलाते। लेकिन यह देश विरोधी बीजेपी ही है जो कि नफरत, एक तो जेएनपीसी के पापों को ढकना, और सिर्फ वोट के लिए जो है अपने एक सेना जो वो छोड़ देना, ताकि इन बातों को लेकर के नफरत फैलाएं, ताकि ध्रुवीकरण हो और उसको वोट मिले और ये सत्ता पर बैठी रहे। तो इतनी खतरनाक है ये बीजेपी। तो इसको समझने की जरूरत है। अब ये चुनाव आ रहा है, सारे मुद्दों को छोड़ करके इन सारी पार्टियों को, सारे दलों को जो कि देश विरोधी भी हैं, देश के दुश्मन भी हैं, और हमारे शहीद आजम भगत सिंह के शब्दों में ये बहुत ही खतरनाक किस्म के काले अंग्रेज हैं। इनको नस्ल में नाबूद करना है इसी ईवीएम मशीन पर। इनके तिकड़म को आप समझिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।